हेलो एवरीवन। तो स्पॉटिंग सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ऑलरेडी हम 10 वीडियोस बना चुके हैं। 11th वीडियोस का आज मैं आपको एरर स्पॉटिंग डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड बिलीव मी, जिन बच्चों ने भी पिछली 10 वीडियोस देखी हैं, इस वाले वीडियो में उनको ये पता लगेगा कि जिसने भी वो 10 वीडियोस पिछली देखी हैं उनको कितनी हेल्प मिली होगी और कितनी बार उनको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। और यहाँ आते ही जब वो दोबारा आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पिछली वीडियोस को रिवीजन करने से, उनको देखने से आपके दिमाग में वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम यशवीर सिंह है, स्वागत करता हूँ आपका एकराई ए पर। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या, अ फ्री प्रेस इज नॉट अ प्रिविलेज बट द ऑर्गेनिक नेसेसिटी इन अ फ्री सोसाइटी। अभी देखिए अ फ्री प्रेस इज, फ्री प्रेस के लिए इज लगाया, नॉट अ प्रिविलेज तक ठीक है, बट द ऑर्गेनिक नेसेसिटी, ये कह रहा है ये जो फ्री प्रेस है वो एक प्रिविलेज नहीं है। अगर हमने इस प्रिविलेज के साथ ए लगाया है तो ऑर्गेनिक नेसेसिटी के साथ द नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये बात दोनों को ही एक करके कर रहा है। एक फ्री प्रेस एक प्रिविलेज नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनिक नेसेसिटी है, ठीक है। तो जब ये क्या है, इंडेफिनेट है, तो ये भी इंडेफिनेट ही होना चाहिए। तो यहां ए लगना चाहिए बच्चों, यहां द नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यहां पर आर्टिकल की गलती है। नेक्स्ट देखो, बट आ गया ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब ऑप्शन ले रहे हो आप, मतलब कहने का मतलब है जब आप वो कर रहे हो तो जब ये आर्टिकल ए के साथ आ रहा है तो ये भी आर्टिकल ए के साथ आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर ही टू सी यू। अब देखो वेयर ही टू सी यू में ये जो वेयर लिखा है ना, ये थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ वर कर लेना बच्चों आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस है, वर ही टू सी यू ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। अभी जिसने भी बच्चे ने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने ये बताया है उनको कि ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल सेंटेंसेस से और ये सेकंड कंडीशनल से है। तो जो सेकंड कंडीशनल होता है उसमें जो क्या होता है, ध्यान रखेंगे आप, सेकंड कंडीशनल में बच्चों एक मिनट बच्चों, हाँ सेकंड कंडीशनल जो होता है बेटे, जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं सेकंड कंडीशनल देख लेंगे, समझ लेंगे। उसमें क्या होता है, इफ के साथ आप क्या करते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो या वर लगाते हो स्टेट बताने के लिए, हेड लगाते हो पोजीशन बताने के लिए। उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लिखते हो और देन उसके बाद आप क्या करते हो, सब्जेक्ट के साथ वुड या कुड या माइट लगाकर आप वर्ब की बेस फॉर्म लिख लेते हो और उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हो। ये एक्चुअल में सेकंड जो कंडीशनल होता है उसका ये रूल होता है। अब सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, वर को हम पहले भी ले लेते हैं इफ की जगह पर, मतलब अगर इन्वर्स करेंगे तो इफ हट जाएगा, वर को पहले लिखते हैं, हम लिख सकते हैं इफ के सेंस में। तो जैसे थर्ड कंडीशनल में हम इफ को हटाकर हैड लिख सकते हैं, तो ऐसे ही वर को पहले लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये वर लिखा हुआ है और हमें मालूम है कि अगर वर लिखा हुआ है तो ये सेकंड कंडीशनल हुआ। सेकंड कंडीशनल का जो हमारा रिजल्ट क्लॉज होता है वो वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनता है, लेकिन इसने थर्ड कंडीशनल बना रखा है। तो हमें क्या करना है, वर ही टू सी यू ही वुड बी सरप्राइज्ड। तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए बच्चे, बी हो जाना चाहिए, ये सेकंड कंडीशनल बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बात फिर भी समझ नहीं आ रही है तो मैं इसको थोड़ा और गहराई से समझा देता हूं आपको। देखो सेकंड कंडीशनल को मैं समझाता हूं, सेकंड कंडीशनल क्या होता है। सेकंड कंडीशनल बेसिकली तब बनता है कभी भी किसी सेंटेंस में या कभी भी किसी सिचुएशन में जब आप फ्यूचर के किसी एक्शन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो बताते हो। दो बातें होती हैं, या तो किसी फ्यूचर के एक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन बनता है। अगर मैं बोलूं अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तब इसमें दो बातें हो सकती हैं। अगर आपके सफल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है तो ये फर्स्ट कंडीशन बन जाएगा। इफ वाला क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट क्लॉज होगा वो विल, शैल, कैन या मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। तो दैट इज फर्स्ट कंडीशनल। लेकिन अब इसी सिचुएशन को अगर हम ये मान लें
कि वो ना तो मेहनत करेगा और ना ही वो सफल होगा, यानी कि मतलब उसके मेहनत करने की भी संभावना बहुत कम है, अब क्योंकि वो मेहनत कम करेगा तो सफल होने की संभावना भी कम है। तो जब आप किसी फ्यूचर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अनलाइकली कर देते हो, वेरी लो कर देते हो, तो फिर सेकंड कंडीशनल बनता है। और सेकंड कंडीशनल का यूज ये होता है कि या तो आप इफ के साथ सब्जेक्ट लगाओ, एक्शन बताओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लो, इसकी अपनी स्टेट बताओगे तो वर लग जाएगा, वर भी सेकंड फॉर्म ही होती है, और अगर इसका कोई पोजेशन बता रहे हो तो हेड से बताते हैं, वो भी सेकंड फॉर्म होती है, और उसके बाद उसका जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी पोजेशन है जो भी स्टेट है वो लिख दो। अब जो इसका रिजल्ट क्लॉज बनेगा वो सब्जेक्ट के साथ विल की वीकर फॉर्म आ जाएगी, वुड, कैन की कुड, और मे की माइट, और वर्ब की यहां पे आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट है। ये बेसिकली क्या होता है, सेकंड कंडीशनल की कंस्ट्रक्शन होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो वर होता है ना बच्चे, वर को हम इफ के जगह पर रख लेते हैं और इफ को गायब कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी इसके आगे ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद ये वाली बात सेम हो जाती है। तो वर जो होता है वो इफ का भी काम करता है और वर्ब का भी काम कर लेता है, तो इसे इन्वर्जन कहते हैं। तो इस सेंस में हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस है उसने गलती से मिसप्रिंट करके वेयर कर दिया है, इसको मैंने वर किया है। अब हमें मालूम है कि वर आ गया है तो ये सेकंड कंडीशनल है, और अगर सेकंड कंडीशनल है तो सेकंड कंडीशनल में वुड हैव बीन नहीं लगता है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो बीन की फर्स्ट फॉर्म बी हो गई। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर एरर है और ये ठीक हो गया। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ मार्क्स। अब ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट हमारा रिपीट हो गया, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, पहले किसी वीडियो में बताया हुआ है कि द नंबर और ए नंबर में फर्क होता है। अगर द नंबर ऑफ आता है तो हमारी वर्ब इसकी सिंगुलर आती है, और अ नंबर ऑफ आता है तो वर्ब उसकी प्लूरल होती है। तो जब भी आप द नंबर ऑफ देखो तो इसकी वर्ब देख लो, क्योंकि नंबर हमारा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर द नंबर का जो वर्ब लगा हुआ है ना बेटा, वो आर लगा हुआ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो हो जाएगा द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाई ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो द नंबर ऑफ होता है और उसके साथ जो नाउन लगता है, उसके साथ लगता है प्लूरल नाउन। क्या लगता है बच्चों, प्लूरल नाउन। याद रखेंगे बेटा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लूरल नाउन। तो उसमें होता क्या है बेटा, उसमें ये जो द नंबर वर्ड लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और जब भी किसी नंबर के साथ आप द लगाते हो तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो द नंबर सब्जेक्ट हो गया तो ये सिंगुलर ही होगा, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं अ नंबर ऑफ, फिर उसके साथ लिखता हूं मैं प्लूरल नाउन, तो अब यहां पर ये ध्यान रखना है, ये जो अ नंबर ऑफ लिखा गया है ये यहां पर सब्जेक्ट नहीं होता, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब अ नंबर ऑफ का जो मीनिंग होता है वो मैनी होता है, और मैनी एडजेक्टिव होता है। अब अगर ये मैनी का काम कर रहा है तो हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल नाउन माना जाएगा ना, क्योंकि ये तो डिटर्मिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो प्लूरल नाउन तो प्लूरल हो गया, तो इसकी वर्ब भी प्लूरल वर्ब होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाया करो, अ नंबर के साथ प्लूरल वर्ब लगाया करो। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट्स। अभी अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर आई लगा देता हूं मैं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इट इज टाइम। ठीक है, अब देखो इट इज टाइम, मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि ये लगभग सारे हमारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेंटेंसेस अलग हैं, तो आपको ये फायदा मिलने वाला है। अगर पिछली वीडियोस देखोगे तो आप पहले ही आंसर दे दोगे इनका। इट इज टाइम जो होता है ना, इट इज टाइम, ये हमारा सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन है, और जब भी इट इज टाइम के बाद सेंटेंस बना हो, सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। तो आप ये देख लेना, इट इज टाइम के बाद जब भी सेंटेंस बनाओ, देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि यहां पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। आगे देख लेते हैं, समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट, तो इसमें नो एरर है बच्चों, नो एरर। यहां एरर कैसे बना देता, मान लो यहां डू लिख देता तो ये एरर बन जाता, क्योंकि डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो इट इज टाइम मैंने बताया था कि इसमें और भी एक्सप्रेशंस होते हैं, यहां लिख देता हूं। जैसे इट इज टाइम एक एक्सप्रेशन है, इट इज हाई टाइम भी दे सकता है वो, इट इज अबाउट टाइम भी दे सकता है वो, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इस तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर इनके बाद सेंटेंस बना हुआ हो तो उस सेंटेंस की वर्ब हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन है, तो कभी मैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड आपको डीपली कराऊंगा तो वो समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन अ वास्ट एरिया और इन अ स्मॉल वन। अब देखो यहाँ पे ये जो एज लगा हुआ है ना बच्चों, कंजंक्शन का एक रूल है, एज को एज फॉलो करता है। ठीक है, एज को कभी और फॉलो नहीं करता, एज को हमेशा एज फॉलो करता है। ये कह रहा है कि जो एक एनिमल होता है ना, कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन अ वास्ट एरिया, मतलब एक एनिमल जो है वो अनहैप्पी रह सकता है एक बड़े एरिया में, एज अनहैप्पी इन अ वास्ट, जैसे कि वो एक बड़े एरिया में अनहैप्पी रह सकता है वैसे ही वो एक छोटे एरिया में भी अनहैप्पी रह सकता है। तो यहां और ना के यहां पे क्या लगाना है, एज। तो एज को एज फॉलो करता है, तो ये बात ध्यान रखें, एज के साथ हमेशा एज लगाया करो। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज एन एक्सीलेंट साइट फॉर अ स्टेडियम एंड विच वी शुड लाइक टू एक्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये कह रहा है दिस इज एन एक्सीलेंट साइट फॉर अ स्टेडियम एंड विच वी शुड लाइक टू एक्वायर। यहां पर ये जो शुड का यूज किया गया है ना, ये गलत है बच्चों, क्योंकि शुड का यूज जो होता है वो सजेशन के लिए होता है। यहां पर ये सजेशन नहीं दे रहा है, ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, वो जो कि हमें किससे पता लग रहा है, लाइक से पता लग रहा है। तो जब आप इच्छा को शो करते हो, ना कि आप सजेशन को शो करते हो, तो इच्छा शो करने के लिए आपको शुड का यूज नहीं करना होता, आपको करना होता है वुड का यूज। तो यहां पे आंसर रहेगा दिस इज एन एक्सीलेंट साइट फॉर अ स्टेडियम एंड विच वी वुड लाइक टू एक्वायर, जिसे हम एक्वायर करना चाहेंगे। यानी कि मतलब यहां वो सजेशन नहीं दे रहा है, यहां पर वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है। तो यहां पर वुड शो करो, वुड का यूज होता है लाइक के साथ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ यू एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज योर नेम इज लाइकली टू बी स्ट्रक ऑफ द रोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। देखो ये जो एब्सेंट होता है ना वर्ड एब्सेंट, इसके बारे में एक ध्यान रखोगे आप। एक तो ये वर्ब की तरह काम करता है बच्चों, और दूसरा ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब ये वर्ब होगा ना, जब ये वर्ब होगा तब ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और जब ये एडजेक्टिव होता है तब तो बात अलग ही है, क्योंकि एडजेक्टिव तो ट्रांजिटिव होता नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि एब्सेंट वर्ड अगर वर्ब की तरह वर्क कर रहा हो तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और वो ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। बात समझे, वो वर्ड होता है हिमसेल्फ। क्लियर। तो अगर एब्सेंट वर्ब की तरफ वर्क करेगा तो उसके साथ हमेशा क्या लगाया करो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया करो, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट जरूर आना चाहिए। और एब्सेंट कोई दूसरे को नहीं करता, अपने आप को ही करता है। तो जब आप अपने आप को एब्सेंट करोगे तो जो सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव हो, मान लो ये सब्जेक्ट है और यहां पर हमने एब्सेंट लिख दिया, तो अगर मैं इसको वर्ब मान रहा हूं तो इसके आगे मुझे लगाना पड़ेगा हिमसेल्फ या कोई भी जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं इसको बेटा क्या मान रहा हूं, एब्सेंट को एडजेक्टिव मान रहा हूं, तो भाई सब्जेक्ट लिख दिया, एडजेक्टिव लिख दिया, वर्ब कहां चली गई, वर्ब तो है ही नहीं इसमें। अब एब्सेंट वर्ब नहीं मान रहे हो, एडजेक्टिव मान रहे हो, तो एडजेक्टिव तो वर्ब का काम करती नहीं है, तो हमें एक वर्ब देनी पड़ेगी। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो एब्सेंट कौन है, सब्जेक्ट, तो ये इसकी स्टेट हो गई। स्टेट बताने की वर्ब बी फॉर्म्स होती हैं, तो यहां बी फॉर्म लगा लो, कोई भी वॉज लगा लो, इज लगा लो, अकॉर्डिंग टू टाइम लगा लो, जिस टाइम की वो बात कर रहा है। अगर पास्ट की बात कर रहा है तो वॉज लगा लो, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो इज लगा लो। ठीक है, अब यहां पर यही बात दे रखी है इसने, इफ यू एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज। अब या तो मैं ये करूं इफ यू एब्सेंट योरसेल्फ कर दो यहां पर, या तो हम ये मान लेंगे एब्सेंट यहां पर क्या है, वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट योरसेल्फ हो गया, तो ये ठीक हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका ये, यहां पर लगा लो आर, इफ यू आर एब्सेंट फ्रॉम योर कॉलेज। ठीक है,
तो ये दो तरीके से ठीक हो सकता है बच्चों, या तो आर लगा लो, आर लगाने से ये एडजेक्टिव बन जाएगा, फिर आगे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और अगर तुम यहां आर नहीं मान लगाते तो ये वर्ब माना जाएगा, और वर्ब ये ट्रांसिटिव होता है। अब इसका ऑब्जेक्ट तो यही बनेगा ना बच्चे, तो यही बनेगा। तो जब जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है, योरसेल्फ लगा। दो तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन आइदर तरीके से ठीक करना है आपको, ये नहीं कि दोनों ही लगा दो, इज भी लगा दो और योरसेल्फ भी लगा दो। इज लगाओगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और योरसेल्फ लगाओगे तो वो वर्ब बन जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। When I lived in England, it was natural for me to speak a lot of English. According to me, there is no error in this sentence. ठीक है, लेकिन मैं इसमें भी तुम्हें कुछ ही बातें बता देता हूँ। यहाँ पर lived की जगह हम used to भी लिख सकते हैं, used to, और used to या would भी लिख सकते हैं। तीनों बातें लिख सकते हैं, तीनों बातें ही हमारी ठीक हो जाएंगी, गलत नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है। अब यहाँ पर व्हेन आई लिव्ड इन इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड में रहता था, इट वॉज नेचुरल फॉर मी टू स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश, और नेचुरल था, बहुत इंग्लिश बोलता था। तो लिव्ड, यूज्ड टू और वुड में फर्क होता है बच्चों। लिव्ड भी पास्ट के एक्शन को शो करता है, यूज्ड भी पास्ट के एक्शन को शो करता है, और वुड भी पास्ट के एक्शन को शो कर देता है। लिव्ड में बस प्रॉब्लम ये होती है कि लिव्ड जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हो ना आप, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि वो वन टाइम का एक्शन है या फिर वो रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आप पास्ट का कोई रिपीटेड एक्शन दिखाना चाहते हो तो आप यूज्ड टू लिखो, तो उससे पता लगता है ये हैबिट है, पास्ट की हैबिट हो गई, या एक ऐसा एक्शन है जो ये हुआ करता था पहले। लेकिन लिव्ड भी गलत नहीं होगा, लेकिन लिव्ड में ये कंफ्यूजन रहेगा, वो एक टाइम का एक्शन है। जैसे मैंने बोला आई स्मोक्ड यस्टरडे, अब यहां स्मोक्ड मैंने एक बार किया या बार बार किया ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आई यूज्ड टू स्मोक इन माई चाइल्डहुड, तो इसमें क्या होगा कि मुझे पता है कि मैं चाइल्डहुड में ये रिपीटेडली किया करता था। ऐसे ही वुड भी क्या करता है, पास्ट की हैबिट बता सकता है, लेकिन वुड के साथ, सिर्फ वुड के साथ आप ये मान नहीं सकते पास्ट हैबिट है। वुड के साथ कोई ना कोई रेफरेंस आपको ऐसा देना पड़ेगा कि हाँ ये पास्ट की बात चल रही है, और वो है हमारे पास, इट वाज नेचुरल, तो इससे वुड अपने आप को ये मान लेगा कि ये पास्ट की हैबिट हो जाएगी। तो यहां पर आप यूज्ड टू भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो, लिव्ड भी लगा सकते हो, तीनों में से कुछ भी लगा दोगे गलत नहीं होगा, तीनों ही ठीक हैं। तो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नाइदर ही इज नॉर हिज वाइफ इज। अब देखो यहाँ क्लियर ही गलती हो गई, ये बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया। नाइदर नॉर के साथ ध्यान रखना है कि जो बाद वाला हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। क्यों, जो भी नियरेस्ट होता है वर्ब के उसी के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब लग ही नहीं सकती। तो आप इसमें से इज काट दो, हटा दो, फिर ये डबल, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट माना ही नहीं जाएगा, सब्जेक्ट तो हिज वाइफ है, हिज वाइफ के अकॉर्डिंग इज लगा हुआ है, तो दो वर्ब नहीं लगा सकते थे। नाइदर ही नॉर हिज वाइफ इज कमिंग, तो आप एक ही बार इज लगाओ, पहले के साथ आप नहीं लगा सकते, बाद वाले के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगानी होती है, ये याद रखें। हमारे जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और आपके नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट वर्ब के नियरेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है कैन यू रिपेयर माई वॉच अंटिल ट्यूजडे। अब देखो ये जो अंटिल है ना बच्चे, अंटिल ये होता है कंजंक्शन, ये क्या होता है, कंजंक्शन। अब कंजंक्शंस जो होते हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग, दो टाइप के कंजंक्शंस होते हैं ना, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो तो बेसिकली सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ना, वो हमेशा सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, और जो हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो सिर्फ साथ ही होते हैं, फैन बॉयज। अब हमें मालूम है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुए, लेकिन इनमें से तो ये कंजंक्शन है ही नहीं, इसका मतलब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा सेंटेंस जोड़ते हैं। लेकिन देखो इसके साथ ये वर्ड जोड़ा हुआ है, सेंटेंस नहीं, तो वर्ड को जोड़ने के लिए भी कंजंक्शन यूज नहीं होता है। आपको लिखना है तो बाय लिख दो, तो वर्ड को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया करो। कैन यू रिपेयर माई वॉच बाई ट्यूजडे, ठीक है, तो ये ध्यान रखें, यहां बाय लिखना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि बाय जो होता है ना वो डेडलाइन की प्रीपोजिशन होती है, तो ये डेडलाइन दे रहा है इसलिए बाय लिखोगे यहां पर। नेक्स्ट, द पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ द टू।
बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ऑफ द टू लिख रहे होते हो तो आप दो में हमेशा कंपैरिजन कर रहे होते हो, तो यहां दो में तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, और जब आप कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हो तो यहां देन भी यूज नहीं हुआ। तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री से क्या कर रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री से जब आप दो में से एक को सेलेक्ट कर रहे हो ना कि कंपेयर कर रहे हो। देखो ऑफ द टू में से आप सेलेक्ट ही तो कर रहे हो, तो जब आप दो में से, पहले तो दो के बीच में कभी सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते, वो दो से ज्यादा होती है। अब दो है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो यहां बेस्ट की जगह आपको बेटर लिखना पड़ेगा, और बेटर हमेशा द के साथ लिखना अगर वहां सिलेक्शन शो हो रहा हो, कंपैरिजन नहीं। अगर यहां देन लिखा होता तो आप द नहीं लिखते, लेकिन क्योंकि ऑफ द टू में से एक को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आप द के साथ कंपैरेटिव डिग्री लिखो। कंपैरेटिव डिग्री इसलिए क्योंकि दो की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? चलिए, द ड्रॉइंग रूम वॉज अ मैस विद ऑल द फर्नीचर्स। सबको पता है, पिछली वीडियोस में मैं समझा चुका हूं कि फर्नीचर को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। फर्नीचर जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ एस नहीं लगाया जाता। तो जितने भी हमारे वर्ड होते हैं ना, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ज्वेलरी, देन स्टेशनरी, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं बच्चे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ एस नहीं लगा पाओगे आप, गलत हो जाएगा। तो इनको प्लूरल फॉर्म में मत लिखा करो, तो यहाँ सिर्फ फर्नीचर लिखो, फर्नीचर्स मत लिखो, बस, और कोई एरर नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नो सूनर। अब मैंने हमेशा से ही बताया कि जब भी नो सूनर आपको सेंटेंस के शुरू में दिखाई दे जाए तो दो ही बातें ध्यान रखो। एक तो नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी है कि नहीं लिखी है, क्योंकि वो इनवर्स हो जाती है, तो सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो चेक कर लो, हाँ लिखा हुआ है, क्लियर। अब डिड लिखा है तो उसकी वर्ब चेक करो, डिड के साथ हमेशा वर्ब बेस फॉर्म में आती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो देखो एंटर सही है। तीसरी बात ये देख लो कि नो सूनर के बाद हमेशा देन फॉलो करता है, और वो भी देन THAN वाला फॉलो करेगा। अगर THEN लिखा है तो गलत हो जाएगा, या वेन लिखा है तो गलत हो जाएगा। अब चेक कर लो, अब देखो यहां पर देन THAN वाला लिखा है, ये गलत हो गया, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा देन। तो नो सूनर को THAN डोंट फॉलो करता है, क्योंकि सूनर कंपैरेटिव डिग्री है ना बच्चे। सूनर अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव कंपैरिजन का कंजंक्शन देन होता है, तो देन ही लगाओ। बाकी हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली के साथ व्हेन यूज होता है, बता चुका हूं अपनी पिछली वीडियोस में। नेक्स्ट देखो, एज आई प्रेफर कॉफी देन टी। अब ये भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में। प्रेफर वर्ड के साथ कभी भी देन मत लगाया करो, प्रेफर वर्ड के साथ हमेशा टू आता है, क्योंकि प्रेफर जो होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं बनाई जा सकती। प्रेफर की कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है, और जिन वर्ड्स की कंपैरेटिव डिग्री आप नहीं बना सकते ना, उनके साथ देन नहीं रख सकते। इसलिए हमारा जो टू होता है वो भी कंपेयर की ही तरह यूज करते हैं हम इन वर्ड के पास, तो ये देन की जगह टू आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई डिड आस्क हिम वेयर यू वर बट ही डिडंट टेल मी। देखो यहां पर आई डिड आस्क हिम, ये एक तरीके से क्या होगी, नरेशन हो गई, ये बात नरेट कर रहा है दूसरा। तो यहां पर यू किसको बोला होगा उसने, ही को, हिम को, तो यहाँ यू नहीं आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट होती तो यू ठीक था, इनडायरेक्ट स्पीच में इसी को तो रेफर कर रहे हो आप, तो हिम नहीं, यहां पर ही लिखो, वेयर ही वर बट डिडंट टेल मी। अच्छा, इसमें एक एरर और दे सकता था, इस वर्ब को वो पहले लिख लेता। हमें मालूम है कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन जो होता है वो असर्टिव फॉर्म में आ जाता है। असर्टिव फॉर्म में आने का मतलब है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब बाद में जाती है, सब्जेक्ट पहले आता है, और इंट्रोगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, सब्जेक्ट बाद में जाता है। तो दूसरा एरर ये भी दे सकता था, वर्ब को ऐसे लिख देता है यहाँ पे, अब वर्ब की जगह यहाँ वॉज हो जाएगा, तो वॉज को पहले लिख देता और ही को बाद में लिख देता है, लेकिन यहाँ गलती है यू की। अब यू को हटा के हमें ही को लिखना है, अब ही लिखोगे तो यहाँ वर्ब की जगह वॉज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर नो सूनर का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। नो सूनर के साथ डिड लिखा है, अच्छा दोबारा रिपीट हो गया, अच्छा एक मिनट, हाँ ये दोज हु आर एक्सेसिवली केयरफुल फॉर देयर हेल्थ आर नॉट जनरली हेल्दी। देखो ये जो केयरफुल वर्ड होता है ना बच्चों, केयरफुल, इसके साथ कभी फॉर नहीं लगाया करो, ऑफ लगाया करो। केयरफुल हमेशा ऑफ को फॉलो करता है, केयरफुल ऑफ, ना कि केयरफुल फॉर।
केयरफुल ऑफ, तो ये हो जाएगा दोज हु आर एक्सेसिवली केयरफुल ऑफ देयर हेल्थ आर नॉट जनरली हेल्दी। मतलब ये कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा जो अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल होते हैं ना, वो जनरली हेल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देयर हैज बीन लिटिल चेंज इन द पेशेंट्स कंडीशन सिंस ही वाज मूव्ड टू अ स्पेशल वार्ड इन द हॉस्पिटल। यहां पर ना ये लिटिल को देखकर थोड़ा सा देखना है आपको। देखो वैसे तो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, बट अगर आप यहाँ ए लिटिल भी लगा लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मतलब अगर आप ए लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, तो हमें इसमें क्या माना जाएगा, नो एरर ही माना जाएगा। बस फर्क कितना हो जाए हो जाएगा, ए लिटिल पॉजिटिव सेंस दे देता है और लिटिल जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। कैसे? अगर मैं अभी सेंटेंस को पढ़ूं तो ये कहना चाहता है देयर हैज बीन लिटिल चेंज इन द पेशेंट्स कंडीशन, मतलब जब से उसे स्पेशल वार्ड में हॉस्पिटल में मूव किया है उसकी हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां ए नहीं लगा रहा हूं तो, और अगर मैं यहां ए लगा देता हूं तो ये हो जाएगा कि भाई जब से उसे हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया है उसकी हेल्थ में सुधार हुआ है। तो ये दोनों में फर्क होता है। जब भी ए लग जाता है ना लिटिल और फ्यू के साथ तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं, और ये हट जाता है तो नेगेटिव में। अब इसमें ऐसा कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है कि ये नेगेटिव ही माना जाए। ठीक है, इसे हम पॉजिटिव भी मान सकते हैं और नेगेटिव भी मान सकते हैं, लेकिन अगर इसमें यह कॉन्टेक्स्ट दिया होता कि भाई नेगेटिव बात हो रही है तो फिर हम ए नहीं लगा सकते थे, और अगर इसमें पॉजिटिव ही दिया होता तो फिर इसमें हम ए लगाते। जैसे अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर दूं, देयर हैज बीन लिटिल चेंज इन द पेशेंट्स कंडीशन सिंस ही वॉज मूव्ड टू अ स्पेशल वार्ड इन द हॉस्पिटल एंड since he was moved to a special ward in the hospital. And recovering very fast, and has been since he was moved to a special ward in the hospital. After that, he has been recovering very fast. अब देखो जैसे ही मैंने ये बात लिख दी ना कि आफ्टर दैट ही हैज बीन रिकवरिंग वेरी फास्ट, इससे पता लग रहा है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव सेंस आ गया। तो अब यहां पर आपको ए लगाना पड़ता। अब क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, ये पॉजिटिव भी माना जा सकता है, नेगेटिव भी माना जा सकता है, तो दोनों तरीके से ठीक है, तो हमें उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वंस वी हैव एग्रीड ऑन द फंडामेंटल्स दे विल हार्डली बी एनीथिंग लेफ्ट टू डिस्कस अबाउट, देयर विल बी। अब देखो क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, अब अगर ये फ्यूचर की बात हो रही है तो इसमें परफेक्ट टेंस तो लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर परफेक्ट टेंस लिखने का मतलब है ये कंप्लीट हो चुकी है बात, वो एग्रीड हो चुके हैं। जब एग्रीड हो चुके हैं तो फिर आगे वाली बात फ्यूचर में कैसे जा सकती है? द फंडामेंटल्स देयर विल हार्डली बी एनीथिंग लेफ्ट टू डिस्कस अबाउट। तो अगर ये बात कंप्लीट हो चुकी है तो ये भी बात कंप्लीट हो चुकी होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये बात हो रही है तो इसका सेंस फ्यूचर से आ रहा है, और फ्यूचर में हैव एग्रीड तो लगा ही नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा? वंस वी एग्री ऑन द फंडामेंटल्स देयर विल हार्डली बी एनीथिंग लेफ्ट टू डिस्कस अबाउट। ठीक है, दूसरी बात ये भी होती है कि जब भी कभी दो क्लॉजेस दिए गए हों और हमारी मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में हो तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है। अब जैसे ये है ना, देयर विल हार्डली बी एनीथिंग लेफ्ट टू डिस्कस अबाउट, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई, और ये जो है हमारी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। तो अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए, ये भी रूल इसमें अप्लाई करता है। और अगर इसका सेंस बनाओ आप तो उससे भी पता लग रहा है हैव एग्रीड हो ही नहीं सकता। ये आगे की बात चल रही है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आगे का हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो फिर ये एग्री आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दे कुक मील्स, ले द टेबल एंड वॉश अप, क्लीन द हाउस एंड मेंड द क्लोथ्स। अब देखो ये जो ले है ना, दो वर्ब होती हैं हमारी, एक होती है ले, लेड,
लेड, और एक होती है लाई, ले, लेन। इसका मतलब होता है टू पुट समथिंग डाउन, और इसका मतलब होता है टू रेस्ट और रिक्लाइन। इसका मतलब ये हुआ, ले का मतलब, लेट का मतलब होता है कुछ चीज को रखना, और लाई का मतलब होता है पड़ा होना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब कोई डूअर इन्वॉल्व होगा और वो किसी चीज को रखेगा तो ले की फॉर्म्स लिखनी पड़ेंगी, और अगर कोई चीज अपने आप रखी हुई है, किसी में उसमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर लाई की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब यहां पर ये सब्जेक्ट है, उन्होंने कुक किया मील, ले द टेबल, तो उन्होंने टेबल रखा ना, टेबल को रखा ना, इसका मतलब है वहां पर एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो वहां सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी है। तो यहां पर ले का मतलब जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऑब्वियसली ये वाला ले यूज हो रहा होगा। अगर ये होता तो ये लाई लिखते, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में ही चल रहा है, तो यहां पर देयर इज नो एरर। ले द टेबल का मतलब नो एरर। अगर यहां लाई लिखा होता तो गलत हो गया था, और अगर ये सेकंड फॉर्म हो जाती, दे कुक्ड मील्स ले द टेबल्स, तो फिर ये सेकंड फॉर्म मानी जा रही होती, तो ये गलत हो जाता, फिर हमें यहां पे लेट लिखना पड़ता। अभी इस फॉर्म में देयर इज नो एरर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई विल वेट फॉर यू एट द ऑफिस अंटिल यू विल फिनिश योर वर्क। अब वही बात, हमारी दो क्लॉजेस कभी फ्यूचर में नहीं जाती, ये बात रट लो आप लोग कि जब भी दो क्लॉजेस लिखूंगी दोनों फ्यूचर में होंगी, गलत हो जाएगा। तो जो हमारी मेन क्लॉज है वो तो फ्यूचर में रहनी चाहिए, लेकिन जो कंजंक्शन के बाद वाली क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में आ जानी चाहिए। तो विल हटा दो, फिनिश हो जाएगा, अंटिल यू फिनिश योर वर्क। ध्यान रखना ये बात हमेशा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। और ये बात ध्यान रखो कि हमारी दो क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं होगी, कभी भी फ्यूचर में नहीं होगी। मेन क्लॉज फ्यूचर में होगी तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगी। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन व्हाट ही प्रीचेस एंड व्हाट ही प्रैक्टिसेस इज टू वाइड टू एक्सेप्ट बाय एनी सेंसिबल। अब देखो, द गैप बिटवीन व्हाट ही प्रीचेस, ये जो गैप है उसके बीच में जो वो पढ़ाता है, और व्हाट ही प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस टू वाइड टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता, जैसे मैं बोलूं आई एक्सेप्ट योर प्रोपोजल, तो एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रोपोजल को पहले लिख दूं, योर प्रोपोजल इज एक्सेप्टेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब एक्सेप्टेड है तो बी फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहां पर ये जो एक्सेप्ट है वो किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर टू बी एक्सेप्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्ट के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो फिर वो क्या है, किया गया है, पैसिव फॉर्म में आ जाएगा। देखो बाय लिखा गया है ना, बाय एनी सेंसिबल पर्सन, तो ये एक्सेप्ट नहीं है। एक्सेप्ट अगर ये डायरेक्ट होता तो यहां ऑब्जेक्ट दिया होता तो ये डायरेक्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि टू एक्सेप्ट नहीं होगा, टू बी एक्सेप्टेड होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये बात आपको पता होगी। गॉट इट? क्लियर है ये सारी बात? तो आई थिंक ये क्वेश्चंस जो हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ में आए होंगे, और मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी पिछली जितनी भी स्पॉटिंग एरर की वीडियोज़ हैं उनको देखें, और बिलीव मी आपको बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ का, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।